हम लोग बादल राग पढ़ रहे हैं और इसमें इसके पहले मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया है और चलिए अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोल। यहाँ तक बेटा मैंने आपको जो है वो बताया था। अब आप इसके आगे देखिएगा। इसके आगे अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दलदल हंसता है नद, खल खल बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल। इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुर, गहन रोर से मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोल। तो हम लोग ये इतनी पोयम पूरी है। इसमें देखिए थोड़ा आगे देखते हैं, इसको फिर से थोड़ा थोड़ा करके अब हम लोग पढ़ेंगे। इतना ये जो पैराग्राफ है ये पूरा एक पैराग्राफ है और ये जो है वो बचा हुआ आपका है। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी हिज। अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष का क्या मतलब है? अरे वर्ष तो इतना आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बादल राग पढ़ रहे हैं जो हमने कल शुरू किया था। और उस बादल राग में कवि जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो बादलों की सृष्टि है, बादलों का संसार है, उसमें नवीन शक्ति और सरसता का संचार करने की बादलों से प्रार्थना कर रहा है कि हम सब में तुम नवीन शक्ति का और समरसता का सरसता का संचार करो। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, तुम वर्ष के हर्ष हो, मतलब पूरे वर्ष हम किसका इंतज़ार करते हैं? जब घनघोर गर्मी में पसीना पसीना निकल रहा होता है तो हम किसका इंतज़ार करते हैं? हम बारिश का इंतज़ार करते हैं, हम बादलों का इंतज़ार करते हैं, वर्षा ऋतु का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम वर्ष के हर्ष हो, कि तुम पूरा संसार पूरे वर्ष भर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम बरसो बरस रसधार, और अपने रस की धारा से कहाँ ले चलो? पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी निज। तुम इतना बरसो मेरे ऊपर, उस शक्ति का संचार करो, उस नवीनता का संचार करो कि मैं उससे अपने निज को, अपने अपनत्व को, मैं संसार की भीड़ में, इस संसार की परेशानियों में अपने निज को भूल चुका हूँ। तो तुम मुझे इतनी दूर ले चलो और इतना रस से भिगो दो अपनी वर्षा से, अपने पानी से, अपने जल से, कि मैं अपने को पहचान सकूं। गर्जन भैरव संसार, ये जो संसार रूपी भैरव है इसकी गर्जना से उथल पुथल कर हृदय, जो मेरा हृदय है वो उथल पुथल मचा रखा है। मेरे हृदय की जो उथलता पुथलता है उसको तुम खत्म करके क्या करो? सॉरी, मचा हलचल गर्जन भैरव संसार। अपनी गड़गड़ाहट से, अपनी तेज आवाज से तुम पूरे संसार में हलचल मचा दो, तुम पूरे संसार में हलचल मचा दो। चल रे चल मेरे पागल बादल। और बादल क्या होते हैं? बादल आकाश में चलायमान होते हैं, बादल आकाश में चलायमान होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे पागल बादल, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और अब चलते चलते अपनी वर्षा करो और अपनी घोर गर्जना से इस संसार में उथल पुथल मचा दो। ये तो बेटा इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करेंगे कि जब आप लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ये हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, और अब जब आप इसे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप बताएंगे उसमें कि कवि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कवि यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बादल है
तुम्हारा संसार जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बताएंगे कि हे बादल, संसार तुम्हारे आने की और तुम्हारी प्रतीक्षा जो है वो कब तक करता है? वर्ष भर करता है। संसार जो है वो तुम्हारे आने की प्रतीक्षा वर्ष भर करता है, और तुम्हारे बरसने पर, हे बादल, जब तुम बरसते हो तो तुम्हारे बरसने पर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो जाता है। खुशियाँ खिल जाती हैं तुम्हारे आने से, खुशियाँ मचलने लगती हैं लोगों के हृदय में, अर्थात तुम्हारे बरसने पर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ एक निकल करके आता है कि तुम्हारे कारण ही धरती पर अन्न उत्पन्न होता है। जब बारिश होती है, किसान किसकी सबसे ज़्यादा वर्षा की अगर ज़रूरत होती तो किसको ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत किसानों को होती है। तो जब तुम बरसते हो तो धरती पर अन्न उपजता है, और तुम्हारे अन्न को मनुष्य और जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वो वर्ष भर खाते हैं और अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं। तो एक बारिश का मतलब ये भी निकल के आया, ये भी आप लिखेंगे कि तुम्हारे हर्ष बरसने पर न केवल हर्ष उत्पन्न होता है, बल्कि तुम्हारे कारण ही धरती पर अन्न पैदा होता है और लोग वर्ष भर हर्ष का अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, जब तुम रसधार बरसाते हो, जब तुम अपनी रस की धारा बरसाते हो, तो धरती जल से परिपूर्ण होकर के इस पृथ्वी के लोगों को धन धान्य प्रदान करती है। क्या करती है पृथ्वी? इस तुम्हारे जल से सिंचित होकर के, इस परिपूर्ण होकर के इस विश्व के लोगों को, जो हमारा संपूर्ण विश्व है, उनके लोगों को धन धान्य प्रदान करती है। इस तरह से आप लिखेंगे। और इसके आगे वो क्या कह रहे हैं? इसके आगे वो कह रहे हैं, पार ले चल तू मुझको, वहाँ दिखा मुझको भी निज। तो इसका अर्थ आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ आकाश में उड़ा ले चलो। कहाँ ले चलो? तुम अपने साथ मुझे आकाश में उड़ा ले चलो, और मुझे भी अपने उस कोलाहल, उस गर्जना और उस डरावने आवाज़ से परिपूर्ण संसार को दिखाओ। तुम क्या करो? मुझे इस आकाश के पार ले चलो और मुझे भी उस कोलाहल, भयावह और गर्जना से परिपूर्ण संसार को दिखाओ, जिसे देख करके सबके हृदय में उथल पुथल मच जाती है। क्या कह रहे हैं कवि? कि तुम मुझे उस संसार को दिखाओ जिसे देख करके हमारे हृदय में या सबके हृदय में उथल पुथल मच जाती है, और तुम बहुत मस्ती से बरसते हो। तुम किससे बरसते हो? बहुत मस्ती से बरसते हो। तो हे मस्ती से बरसने वाले बादल, तुम गंभीर गर्जना करते हुए मुझे अपने साथ ले जाओ। और तुम्हारे वो क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ ये निकल करके आता है कि तुम्हारे बरसने से जो बड़े बड़े दलदल हैं वो भी नीचे धंस जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं नदी के पास या तालाब के पास दलदल, जो बच्चे गांव में रहते हैं, या अगर आप कहीं पर बीचेस में गए हो तो कहीं कहीं पर वहाँ पर दलदल हो जाता है। दलदल कैसा? जिसमें पानी में मिट्टी जो है वो अंदर धंसती जाती है और बाहर आपको दिखता है कि मिट्टी है, लेकिन अंदर उसके पानी रहता है। तो यहाँ जो संसार है हमारा, वो पूरी तरह से अपने दुख से, शोक से ग्रस्त है। तो तुम मुझे उस संसार के दर्शन जो है वो कराओ। और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बरसने से, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े दुख के बादल धंस जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो बाढ़ से परिपूर्ण हो जाती हैं और खिल खिल करके हंसने लगती हैं, और जो निर्झर और सरिताएं हैं वो कलकल नाद करने लगती हैं। निर्झर मतलब झरने, और जो सरिताएं मतलब नदियाँ, वो कलकल की आवाज़ करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती हैं। तो हे बादल, तुम इस तरह से मेरे सामने आ जाओ। फिर उसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं कि धंसता दलदल हंसता है नद खलखल। ये मैंने आपको बता दिया कि दलदल धंस जाते हैं, नद जो है, नदियाँ खलखल की आवाज़ के साथ बढ़ने लगती हैं। उसके साथ क्या होता है? बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, देख देख नाचता हृदय। देखिए, बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, देख देख नाचता हृदय, बहने को महा बिकल बेकल, इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गगन रोर से,
मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अब मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी। वो क्या कह रहे हैं कि बहता कहता कुल कुल कल कल, नदियाँ आगे बहती रहती हैं, झरने आगे बहती रहती हैं, और कुल कुल इस संसार का प्रत्येक कुल जो है वो कलकल की आवाज़ करके, पानी से जो आवाज़ निकलती है उसको हम कलकल कहते हैं, उस कलकल की आवाज़ करके और प्रत्येक कुल जो है वो आगे बढ़ता रहता है। चाहे वो मनुष्य का ही कुल क्यों ना हो, हम हमारे दादा नाना के समय से ये होता आ रहा है, और उनके भी पुश्तैनी समय से ये होता आ रहा है, कई पुश्तों से ये होता आ रहा है कि जब बादल बरसते हैं धरती पर तो धरती पर अनाज उत्पन्न होता है, और हम सभी उस अनाज को खा करके आगे बढ़ते हैं। तो चाहे वो मनुष्य का कुल हो, चाहे वो पशु पक्षियों का कुल हो, तुम्हारे आने से सब सर्वत्र बढ़ता जाता है। जिसे देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल। तुमको देख करके हृदय इतनी खुशी मनाता है, तुम्हारी मस्ती से भर करके हम आनंद मग्न होना चाहते हैं कि तुम्हारी जो गर्जना है वो भी मधुर शोर में बदल जाती है। तुम्हारी जो गर्जना है, तुम्हारी जो गड़गड़ाहट है, जो घोर गर्जना जब होती है, वो भी जब तुम बारिश तो मन डरता है, लेकिन जब तुम जोर से अपनी बरसात लाते हो, जब तुम जोर का पानी लाते हो या वर्षा की ऋतु लाते हो, तो उसे देख करके वो गर्जना भी मोहक शोर में बदल जाती है। और क्या होता है, बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से। गुरु मतलब बड़ा, गहन मतलब गहरा, रोर मतलब शोर, रोर मतलब शोर, सघन मतलब घना। अभी पहले मैं अलग अलग अर्थ बता रही हूँ, फिर आपको सेंटेंस फॉर्म करके बताऊंगी। सघन मतलब घना, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, और अपने साथ मुझे ले चलो और मुझे वो छोर दिखाओ जहाँ से तुम बरसते हो। और फिर लास्ट में इनकी सेकंड लाइन आती है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, राग अमर अंबर में भर निज रोर, कि तुम अपने राग को अमर कर दो और अंबर में अपने शोर को बसा दो। तो यहाँ पर क्या वो कह रही हैं, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि हे बादल, तुम को जब तुम बरसते हो तो तुम्हारा बरसना और तुम्हारी गर्जना और तुम्हारे बरसने को देख करके, तुम्हारा गरजता बरसता जो शोर है उसे देख करके मेरा हृदय मस्ती से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, और मुझे आनंदमय हो करके, मतलब मेरा हृदय मयूर जो है वो नाचने लगता है, मेरा मन नाचने का करता है। और तुम्हारी जो गंभीर गर्जना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वो भी मनमोहक शोर में, मोहक शोर में बदल जाती है, और मेरा हृदय तुम्हारे साथ चलने का करने लगता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हे गगन, जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, इस मरोर से इसी शोर से, यहाँ से लेकर के भर निज रोर तक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि वो ये कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे मनमोहक बादल, तुम अपने साथ, हे मन को मोहने वाले बादल, या हे बादल तुम मुझे अपने साथ गगन में ले चलो और आकाश का वो छोर दिखा दो जहाँ तुम रहते हो। ये मैंने आपको एक लाइन बता दी थी, लेकिन कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि हे मन को मोहने वाले बादल, तुम मुझे अपने साथ गगन में ले चलो और आकाश का वह छोर दिखा दो जहाँ की तुम रहते हो, जहाँ की तुम रहते हो, और अपनी घोर गर्जना से इस संसार को कपा देते हो और आकाश में अपने अमर शब्द संगीत को भर देते हो। क्या करते हो, जहाँ पर रह करके अपनी घोर गर्जना से अगर तुम संसार को डराते हो तो आकाश में अपने अमर संगीत का शब्द भी तुम भर देते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपकी ये पोयम ख़त्म होती है, समाप्त होती है, और इसमें आप कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता होगी कि कवि ने यहाँ पर लोक कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण किया है। किसका? संसार के कल्याण की कामना कवि कर रहे हैं ना, कि कैसे कर रहे हैं संसार के कल्याण की कामना, कि जैसे कि जो बारिश हो रही है उससे अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो अन्न उत्पन्न
उत्पन्न होने से क्या हो रहा है, अन्न उत्पन्न होने से संसार के लोगों का कुल बढ़ रहा है और भी प्राणियों का कुल बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा भरण पोषण बादल अपने पानी से, बारिश से धरती को सींच करके कर रहे हैं। तो बादलों के लोक कल्याणकारी स्वरूप का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, और जो बादल की गर्जना है वो यहाँ पर एक क्रांति का प्रतीक है, एक बदलाव का प्रतीक है कि मनुष्य अपने किस तरह से है वो भी आपको बता रही हूँ कि मनुष्य अपनी परेशानियों, अपने दुखों को छोड़ करके और प्रसन्नता की ओर आगे बढ़े। इसमें ये एक्चुअली जिस समय निराला का समय था, इसमें आप एक अर्थ और भी निकाल सकते हैं कि जिस समय जो निराला का समय था वो स्वतंत्रता संग्राम के आसपास का समय था। तो वहाँ पर एक बादल के द्वारा वो पराधीनता की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी बादलों का आवाहन कर रहे हैं, बादलों का आह्वान कर रहे हैं कि पराधीनता से हम जो है वो मुक्ति पाएंगे। तो पराधीनता की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी कवि ने बादलों से शोर ही नहीं बल्कि शक्ति और उत्सव और क्रांति की भावना उत्पन्न करने की बात कही है। केवल घोर गर्जना से मतलब शोर ही नहीं है, बल्कि बादलों में शक्ति होती है, बादलों में दृढ़ निश्चय होता है, और वो एक उनके आने से, बादलों के आने से, वर्षा ऋतु के आने से हम सब के मन में उत्साह छा जाता है। उस उत्साह की बात कर रहे हैं और क्रांति की भावना को भी यहाँ पर कवि जो हैं वो पाना चाह रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि निराला की ये जो कविता है ये प्रगतिवादी भावनाओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रगतिवादी भावनाओं का प्रतीक है। और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है, क्योंकि लक्षण कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बादलों को बार बार, और वीर रस की योजना यहाँ पर है। और ओज गुण, मैंने आपको कल भी बताया था कि ओज गुण है, और खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें छंद कौन सा है? इसमें मुक्त छंद है। कौन सा छंद है? मुक्त छंद की कविता है। और इसमें जो अलंकार है वो रे बादल, चल तू चल, इन सारी बातों से ये कौन सा अलंकार हमें प्रतीत होता है? ये मानवीकरण अलंकार प्रतीत होता है। तो मैं जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिख दे रही हूँ आपको, जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक बार, जो पॉइंट्स हैं वो तो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, आप लिखेंगे, लेकिन जो ग्रामेटिकल, जो भाव पक्षी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो वो हैं आपके कला पक्षी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें उन्होंने जो है वो लोक कल्याणकारी भावना की बात की है। किसकी बात की है? लोक कल्याणकारी भावना की बात उन्होंने की है, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरा, इसमें आपका ओज गुण है। तीसरा वीर रस है। वीर रस है। चौथा लक्षणा शब्द शक्ति है। और सिक्स्थ आपका मानवीकरण अलंकार है। इसमें और अनुप्रास तो है ही, जो आपको कल मैंने बताया था, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास तो है ही, इसके साथ मानवीकरण अलंकार है। और शब्दों का कौन सा प्रयोग है? ध्वन्यात्मक प्रयोग। ये मैंने आपको कल बताया था कि इस पोयम में शब्दों का ध्वन्यात्मक प्रयोग है। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा आपकी ये पोयम इन 2 वीडियोस के माध्यम से समाप्त होती है। और मैंने आपको अभी, मैं नेक्स्ट वीक आपका जब रिवीजन स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैंने आपको एक बात कही थी इसके पहले वीडियो में, इस पोयम के, कि आप निराला की जीवनी पढ़िएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जब आपका रिवीजन मैं स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं सबसे पहले आपके लिए निराला की जीवनी ही लेकर के आऊँगी। आप पढ़े रहेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पोयम
कंप्लीट हो गई और इस पोएम के कंप्लीट होने से जो 12th आर्ट्स का पोर्शन है पोएम का वो भी कंप्लीट हो गया है। किसका पोर्शन? 12th आर्ट्स का जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। सो इसको आप ज़रूर से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल, वो डायरेक्ट भी आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वर्क हार्ड विद मी क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी फ्रूटफुल होगा जबकि, और मैंने ये लास्ट में पोएम्स आर्ट साइड जो भी सिलेबस था, जो टफ पोएम्स हैं, चैप्टर्स हैं, है ना, वो मैंने इसीलिए बचा के रखे थे लास्ट के लिए। मैंने आपको कहा था क्योंकि ये टफ है और एग्ज़ाम भी अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम, केवल प्री बोर्ड ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका अब होगा ही, नज़दीक आ गया है। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में पढ़ाया ताकि आपके ये दिमाग में भी रहे, आप इसे भूलें ना। लेकिन मेरी इतनी अच्छे से पढ़ाने का मतलब, इतना मेहनत करने का और इतना सोच करके प्लान करने का रिज़ल्ट मुझे तभी मिलेगा जब आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। और वो रिज़ल्ट मुझे नहीं बल्कि आपको मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस पोएम को ज़रूर आप एक बार पढ़िए, एक बार फिर से वीडियो देखिए दोनों, और इस पोएम को तैयार करिए क्योंकि ये आपकी आर्ट साइड की पोएम है तो आर्ट्स वाले बच्चों में ये पोएम पूछी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।